जापान को हम लोग जानते हैं एनिमे के लिए, अपनी वॉर के लिए और हिरोशिमा नागासाकी के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जापान जो है अपने एक फुटबॉलिंग जाइंट जाइंट निकल के आई है एशियाई देशों में। पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी टीम नहीं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो फ्रांस हो या कोई भी टीम हो, जिनको जापान ने हराने की कोशिश, और इंग्लैंड हो, जिसको जापान ने हराया नहीं है या ड्रॉ नहीं खेला है या उनके खिलाफ एक अच्छा बेहतर गेम नहीं दिखाया है। ब्राजील को जाके, जिनके पास 5 वर्ल्ड कप है, उनके सामने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके हराना, ये आपस में ही बताता है कि कितनी अच्छी हो गई है जापान की। पोस्टर लगा देना, जापान की मतलब टीम ये। अगर हम बात करें, इस टीम में बहुत ही ज़्यादा दमखम है। हर खिलाड़ी जो है मतलब एक, कहा जाता है कि एशियाई खिलाड़ी जो होते हैं, एशियाई प्लेयर जो होते हैं, वो टफ सिचुएशन के लिए नहीं बने होते हैं। लेकिन जापान ने पिछले 3-4 सालों में जो गेम अपना डेवलप किया, चाहे वो यूथ लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, उसने बताया है कि नहीं, एशियाई खिलाड़ियों के पास भी दमखम है यूरोपियन जाइंट से मुकाबला करने का। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जापान की टीम देख के आप मतलब क्या सोचते हो वर्ल्ड कप के लिए, और ओवरऑल जापान की मतलब टीम, जब भी कहो कि एशियाई फुटबॉल देश कौन सा सबसे बड़ा निकल के आ रहा हो, जापान है, तो अपने मतलब थोड़े इंसाइट दो कि तुम्हें क्या लगता है। नहीं मतलब देखो, जापान की टीम देख के आप ये तो नहीं कह सकते कि अंडरडॉग है या मतलब सिर्फ ये पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। आप मतलब एक सीरियस फुटबॉल देखने की उम्मीद कर सकते हैं इस टीम से। और काफ़ी सारे प्लेयर्स इनके जो हैं बड़ी लीग्स में भी खेलते हुए आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे वही बात है, हम लोग क्या बोलते हैं जो जापान के बारे में जितना अगर आप तुमने ये बात की जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इनका फुटबॉल जो है उभर के आया है, मतलब वही बात है कि आप जैसे और टीमों से हम लोग कंपेयर करें, वहाँ पे हम लोगों ने और भी टीमों के जो एनालिसिस किए हुए हैं, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जापान उतना पानी छोटा पानी। आपको दिखता नहीं है। चाहे आप क्या बोलते हैं बात करें तो उनके पास देखो एंडो जैसा प्लेयर जो उनकी कप्तानी कर रहा है, लिवरपूल से आते हैं और डिफेंसिव मिडफील्डर। तो उनके उनका एक्सपीरियंस हो, चाहे आप क्या बोलते हैं सीरिया ए के इनके जो क्या नाम है गोलकीपर हैं जो सुजुकी, तो उनकी आप बात करिए। और बहुत सारे नाम आपको दिखते हैं, मतलब एक ऐसी टीम जो अगर मैच जीतती है, या जो टीम अगर आप राउंड 8 तक की बात करिए, राउंड 16 तक की बात करिए, तो अगर ये क्वार्टर फाइनल तक खेल लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो शायद मैं इंडिविजुअली उतना सरप्राइज नहीं हूँगा कि ये उस तरह की टीम है कि हाँ, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीम जो है आपको राउंड 16 से भी आगे जाती हुई दिख सकती है। अगर कोई बड़ी टीम ने उसका अगर सीज़न खराब हो गया तो निश्चित तौर पे आपको जापान दिखेगी आगे जाती हुई। अगर हम, वही बात है कि अगर आप जापान का वर्ल्ड कप का ग्रुप देखें, तो विक्टर ग्योकरेस की स्वीडन, हुँ, ट्यूनीशिया और नीदरलैंड्स, ये टीम के ग्रुप के बीच में फंसी हुई है जापान। अगर आप बात करें तो नीदरलैंड एक बहुत ही टफ पोजीशन रहने वाला है, क्योंकि अगर आप नीदरलैंड की बात करते हो तो एक डिफेंसिव सॉलिडेरिटी दिखाता है, 5-5 6-6 प्रॉपर डिफेंस उनके पास, वैन डाइक जैसा की डिफेंडर और कोमान जैसा कोच उनके पास। तो बहुत ही एक अच्छी ग्रुप में तो नहीं कहूँगा फंसी है जापान, बट ये है कि हाँ, निकलने का वो तो है इनके पास, क्योंकि स्वीडन से कहीं ना कहीं, स्वीडन है यूरोपियन जाइंट, लेकिन उनका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जो है जापान से मुश्किल रहा है। तो रीसेंट फॉर्म भी जो है जापान का अच्छा है, बड़ी टीमों को जो ब्राजील के खिलाफ जीत के आए हैं, वो भी अपने आप में इनको एक मोराल बूस्ट देगा। और इनका मतलब अभी अगर क्वालीफायर्स में भी देखो ना, तो आपने देखा होगा कितने सारे लोगों ने गोल भी दागे हैं और गोल खाए नहीं है उस लेवल पे। आप देखें तो मतलब वर्ल्ड कप क्वालीफायर भी इनका बढ़िया रहा है, अच्छे खासे शायद 20 से ऊपर गोल में क्या बोलते हैं इन्होंने मारे हैं। और गोल जब आप कंसीड नहीं करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपने गोल कंसीड भी नहीं किए और आपने मारे हम्म। भी गोल नहीं, तो वही चीज़ है। और जापान के प्लेयर ज्यादा ये ना सोचिए आप कि बहुत ज्यादा लंबे हैं, नॉर्वे के प्लेयर हो जैसे, और क्या कहते हैं इनके मतलब डिफेंस भाई, नॉर्वे वालों के तो ये नीचे से मतलब निकल जाएंगे। हाँ, 5-5 5.5 6-6 फीट के प्लेयर है, जितना इंडिया के लिए मतलब रहता है। और अगर आप बेस्ट फिनिश की जापान चाहेगी कि 2002 में जब ये जापान ने को होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप, तो तब वो वहां पे राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे। तो वो चाहेंगे कि उस परफॉर्मेंस को दोबारा मतलब जस्टिफाई करना, और कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस वापस बड़े लेवल पे लाना।
हुँ, 2018 में थर्ड फिनिश कर सकते थे, लेकिन बेल्जियम से 1 गोल से हार गए थे। और 22 वाले वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो पेनल्टीज़ में जाके हारे थे क्रोएशिया से। तो वो वाली बात है कि जापान के पास मतलब फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, हर चीज़ है। और अगर आप स्क्वाड की बात करें, और एक और बात है जापान के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, कि अगर आप पूरी 42 टीमों में उठाओ ना, सबसे हुँ, प्यारी जर्सी जिसको आप पहन के कहीं निकल जाओ और कोई कहेगा नहीं कि फुटबॉल की किट है, वो जापान की इतनी प्यारी किट्स बनती हैं। चाहे आप अवे देख लो या होम देख लो, वो एक बात रहती है। मतलब पता नहीं किससे बनवाते हैं ये फैशन डिजाइनर, कौन इनका कितनी बढ़िया किट्स बनाता है। बाकी अगर हम बात करें जापान की स्क्वाड की, तो सुजुकी इनके पारमा से खेलते हैं, इनके फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हैं। डिफेंडर की बात करें तो नागामोटो टोक्यो से खेलते, जे लीग में बोरेसिया से खेलते, सेकंड डिवीजन बुंडेसलीगा में योशिदा। टोमियासु आर्सेनल के लिए खेल लेते, इस सीजन छोड़ दिया है। इकाटूरा इकाटूरा की बात हो गई। माया योशिडा जो है वो सनी यूनमिन के साइड बाय साइड खेलते हैं, लॉस एंजलिस गैलेक्सी, एले गैलेक्सी जिनको कहते हैं हम। और ऐसे ही कुछ प्लेयर हैं। उसके बाद मिडफील्ड में आ जाए वटारू एंडो, जो पिछले साल तक, जब तक क्लॉप थे तब तक लिवरपूल के एक परमानेंट स्टार्टर थे। उसके बाद ये आर्ने स्लॉट आए तो इनको मौके नहीं मिले उतने, बट एक बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर है। और बहुत ही सस्ते में लाया था लिवरपूल ने इनको, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी थी कि क्लॉप के आप इंटरव्यू जाके सुनिएगा, एंडो की उन्होंने बहुत प्रेस किया था। टाका फूजो क्यूबो जो बार्सिलोना की टीम से आते, बार्सिलोना भी ला मासिया से आते हैं, ये रियल सोसियोडैड के लिए भी फिलहाल खेल रहे हैं। वो भी एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है, और एक समझ लीजिए जापान का पोस्टर बॉय बने हुए हैं। कमाडा क्रिस्टल पैलेस के लिए खेल रहे हैं, टनाका लीड्स यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। फॉरवर्ड्स की बात करें तो मैं मायडा पे थोड़ा आऊँगा, स्कॉटिश लीग हुई थी अभी, तो मायडा ने वहाँ पे गोल मार के मतलब स्कॉटिश लीग में अपनी सेल्टिक एफसी को जिताया है। तो लीग जिता के आ रहे हैं। फुरुहासी ये रेंस के लिए खेलते हैं फ्रेंच लीग में। मोरिटा स्पोर्टिंग के लिए खेलते हैं। और मिटोमा का आपने नाम सुना होगा, ब्राइटन के लिए खेलते हैं, और ब्राइटन के लिए अब तो कैप्टनशिप में मिल गई है। रिसू डोआन है, ये फ्रेबर्ग के लिए खेलते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे फॉरवर्ड है। तो कैसे देखते हो इस टीम को? और प्लस कैसे देखते हो जब एक मतलब इतने सारे मिडफील्डर, डिफेंडर और चाहे फॉरवर्ड हो गए, ये सब प्रीमियर लीग जैसे बड़ी लीग में खेलते, तो कितना फर्क डालेगी आने वाले वर्ल्ड कप में? हाँ, मतलब वही चीज़ मैं देख रहा था कि आप कह सकते हैं कि यूरोपियन क्लब्स जो कम से सभी लगभग खिलाड़ी आपको बहुत सारे दिखते हैं कि बड़ी लीग्स में खेलते हुए यूरोप की आपको नज़र आते हैं। यही एक मतलब डिफरेंस भी है इस टीम में कि ये तभी आपको मजबूत भी टीम नज़र आती है, क्योंकि नाम आपको सब वो ऐसे लगते हैं जो खेले हुए हों, नाम और क्या बोलते हैं जाने-पहचाने भी हों। और यहाँ पे नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इटापुरा की बात करें और ये तो आर्सेनल वाले जो इनकी लेफ्ट साइड में नंबर 3 पे 3 हाँ, नंबर जो है टोमियासु के इनकी बारे में। बात करते हैं, इनकी जोड़ी पे आप क्या बोलते हैं फ़ोकस रखेंगे। डिफेंस की अगर आप बात करें, डिफेंस में वही चीज़ है कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो यूरोपियन लीग में खेलते हैं। तो वो तो होता ही है भाई, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है बड़ी लीग्स का तो कहीं न कहीं जो है आपको उसका फ़र्क तो पड़ता है। और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं तो एक नाम मैं देख रहा हूँ कहाँ गया ईटो। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ है इनके पास भी, दम तो है भाई टीम में। ज़्यादा तो हम्म। मेरे पास भी नहीं है बोलने के लिए इनके बारे में। और नहीं, सबसे अच्छी बात मुझे इनके अटैकर्स के बारे में ये लग रही है ना, कि चाहे आप इनके मेन अटैकर जो नंबर 9 है, पहले नंबर पे एज ए नंबर 9 खेलते हैं वो। सेल्टिक को जिस तरीके से उन्होंने फाइनल मैच डे पे जाके अपने टीम का मतलब मेन स्ट्राइकर होके लीग जिताई है स्कॉटिश लीग में, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। हुँ, और कहीं ना कहीं अगर आप पीएल की टेबल भी उठा के देखोगे, तो ब्राइटन और नो जहाँ से मिटोमा खेलते हैं, हुँ, उन्होंने अपनी टीम को क्या कहते हैं यूरो कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई करवाया है 8वें पे फिनिश करवा के। ठीक है, इसी साल वो कैप्टन बने थे ब्राइटन होके। तो उन्होंने ब्राइटन जैसी टीम को यूरोपियन कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करवा दिया है। ठीक है। वही हम बात करें साउथहैम्पटन की, यूकी नारी सिगवारा की आप बात इतना नहीं कर रहे हो, बट मैं करूंगा। आर्सेनल
कैरेबाओ सॉरी आर्सेनल एफए कप में सेमीफाइनल में हारी थी, और उसमें बहुत ही बड़ा योगदान सुगुवारा का था, क्योंकि ये साउथहैम्पटन के लिए खेल लेते और वहां पे ये पिच से बेंच से आए भी थे। तो आर्सेनल को आप आर्सेनल जैसी बड़ी टीम को हरा भी चुके हो, ब्राइटन जैसी टीम को आप क्वालिफाई करा चुके हो, डैन मजेडा की बात करें सेल्टिक जैसी टीम को आप लीग जिता चुके हो, तो मियासु एंडो की हुँ, बात करने की जरूरत नहीं। पिछले सीजन तक जब तक हम लोगों के मतलब क्लब्स के मैनेजर नहीं चेंज, मतलब एक का मैनेजर चेंज हुआ, एक का गेम प्लान चेंज हुआ, जब से इनकैपी आए तब से टोमियासु को नहीं मौका मिला लेफ्ट बैक पे, और एंडो जब से नए कोच आए तब से नहीं मौका मिला। लेकिन हमें पता है ये खिलाड़ी किस कैलिबर के हैं। कुबो की बात करो तो पोस्टर बॉय बने हुए घूम रहे हैं, और कोई भी जापान का नाम लेता है तो ला लीगा में सबसे बड़ा नाम ताकाफुसी कुबो निकल के आ रहे, क्योंकि बार्सिलोना ने इन्हें स्काउट किया था और उसके बाद सेल किया फिर रियल सोसियोडैड में, सॉरी लामासिया ने, जो बार्सिलोना की एकेडमी है। और टनाका की बात हम लोग नहीं कर रहे, लीड्स यूनाइटेड ने अपनी रेलीगेशन बचाई है, उसमें टनाका की भी बहुत बड़ा हाथ था, नहीं तो हुँ। यूनाइटेड रेलीगेट हो रही थी। हाँ, वो तो चीज़ है। ये कुछ खिलाड़ी जैसे तुमने मिटोमा का नाम लिया, ब्राइटन से खेलते हैं। एक प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है ना अगर, तो वो ये हो जाती है कि जैसे इंजरी वाला कोई कंसर्न आ जाता है। मिटोमा के साथ एक चीज़ रही भी है हाँ थोड़ा बहुत कि इंजरी का कंसर्न वाला बात है। अगर इंजरी वाली दिक्कत नहीं आती है और ये प्लेयर्स जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही स्क्वाड रहता है, तो उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस टीम में वो दमखम है निश्चित तौर पे कि एक अच्छा क्या बोलते हैं इनका वर्ल्ड कप हो सकता है इस साल। हाँ, वो टैक्टिकल वाला लगा देना, थोड़ी इनके टैक्टिक्स पे बातें कर लेते हैं। वही वाली बात है गिन चुन के कि इस बार आप इस वर्ल्ड कप देखोगे कहीं ना कहीं ऑन पेपर नहीं तो ऑफ पेपर टीमें डबल पिवट का यूज करेंगी। ये आजकल एक नया आया है कि जहां पे आप एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर एक कैंप के साथ जाते थे, वहां पे आप दो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ जाते हो, जैसे कि हमने बात भी की हुई है कि ये चीज हेल्प करती है आपके डिफेंसिव और अटैकिंग थर्ड में। क्लोज की बात करें, हम्म, टेक्निकल क्वालिटी है, टैक्टिकल डिसिप्लिन है, वर्क रेट बहुत अच्छा है, वर्सेटिलिटी है, और सेट पीस पे इनके गोल बहुत अच्छे, सेट पीस इनको डिफेंड करना भी आता है और सेट पीस पे गोल मारना भी आता है। कॉन्स क्या है, जैसे हमने बात भी की कि इनके प्लेयर ज्यादा लंबे हैं नहीं, मैक्सिमम 6 फीट से कम के हैं, तो फिजिकल डिसएडवांटेज है कि भाई जब नॉर्वे जैसी टीम अगर आपके सामने आती है या कोई बड़ा डिफेंडर आपके सामने आता है, तो वहां पे गोल मारने में जापान को दिक्कत हम्म, होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं है इनके खिलाड़ी। फिनिशिंग थोड़ी सी कम है क्योंकि इनके पास एक ही नंबर 9 है, डैन मजेडा, जो सेल्टिक के लिए खेलते हैं। बाकी सब विंगर्स हैं, चाहे आप कुबो ले लें, चाहे मिटोमा ले लें, चाहे आप टनाका ले लें, ये सब क्या कहते हैं विंगर्स हैं। कोई प्रॉपर एक थर्ड स्ट्राइकर नहीं है। हाईलाइन, इनको हाईलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है हाईलाइन खेलने में, और एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया है क्योंकि ये सब यंग खिलाड़ी अगर आप मिटोमा को हटा दे तो टैक्टिकल अप्रोच वही 4-2-3-1 या 4-3-3 या 3-4-2-1 रहती है। हाई प्रेसिंग वाइड प्ले रहता है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा वाइड खेलते हैं, पूरा पिच को एकदम चिपक के नहीं खेलते, पिच के एकदम हर कोने का यूज करना जानते हैं, ये थोड़ा सा वाइड खेलते हैं, और प्लेयर्स के बीच में से बॉल निकलना जानते हैं। टेक्निक है इनके पास, पोजीशन है, टीम वर्क है, और गेम इंटेलिजेंस इनके पास बहुत अच्छा। और एक अच्छी बात यह है कि इनके जो कोच मैनेजर है हाजिमे मोरियासु, इनके आप इंटरव्यू सुनिए, इतना बंदा जेन्युइन लगता है कि हर चीज पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट, जो एक अच्छे मैनेजर की निशानी होती है। हाँ, मतलब ये चीज़ तो है। हम लोग एसोसिएट वही करेंगे ना इनसे कि थोड़ा-सा मतलब गेम में पेस दिखाई दे, या जैसे काउंटर अटैक की बात करते हैं एबिलिटी की, तो उसमें क्या क्या बोलते हैं परेशान कर सकते हैं बड़ी टीमों को, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी हैं जो डिफेंसिव लाइन सेट के साथ खेलती हैं, तो उन टीमों को ये परेशान कर सकते हैं अगर उनके सामने ही पड़ते हैं। तो वही चीज़ है। एक चीज़ और ज़रूर जो हमको अब अलग दिख रही है जापान की टीम में, अगर आप पहले की कंपेयर करेंगे तो पहले के टाइम पे शायद यूरोपियन चाहे एलीट क्लब्स की बात करें, चाहे मेन टूर्नामेंट्स की बात करें, यूरोपियन लीग में उस समय पर मतलब आज से अगर कुछ साल पहले देखेंगे तो उस टाइम उस लेवल पे प्लेयर्स इतने सारे नहीं दिखते थे जापान की टीम में खेलते हुए। बट आज की डेट में लगता है कि आपको क्या बोलते हैं यूरोप की जितनी भी लीगें होती हैं, आपको जापान के प्लेयर्स खेलते हुए दिख रहे हैं। लगभग हर प्लेयर आप कह सकते हैं कि लीग से खेलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हाँ, ये क्योंकि चीज़ बीच में बड़ा प्रीमियर लीग फैक्टर का है। नियम भी चेंज हुआ। बीच में प्रीमियर लीग का नियम भी चेंज हुआ कि आपके देश का मतलब रैंकिंग नहीं फर्क डालेगी, आप कहाँ खेलते हो कहाँ नहीं खेलते हो। तो इस वजह से इन खिलाड़ियों को एक्सपोजर जैसे हुआ, इनकी बात कर ले मिटोमा की,
तो ब्राइटन ने इनको तभी स्काउट किया कि हम स्काउट करते हैं, और अब तो रूल रेगुलेशन है नहीं कि आपके देश की रैंकिंग क्या रहनी चाहिए। इस वजह से इनके प्लेयर काफी उभर के आए, जो छोटी छोटी लीगों में खेले थे, वहां से प्रीमियर लीग की छोटी क्लबों ने इनको साइन किया, क्योंकि ऐसे प्लेयर ना भाई, एक तो वर्क हुँ। रेट बहुत अच्छा होता है इनका, प्लस इनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप हाँ, प्रेफर्ड कम पैसे पोजीशन पे में आप सस्ते में, कम पैसे हुँ, में आप ज्यादा से ज्यादा इनसे काम निकलवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक वाली बात होती है कि उनको एक्सपोजर चाहिए होता है, आपको सस्ते में प्लेयर चाहिए होता है, वो दोनों ही काम हो जाता है। वो काम जापान जो पिछले 4-5 सालों में प्रीमियर लीग के क्लब्स और बाकी टीम के क्लब्स ने कर दिया, और जापान ने वो चीज एक्सेप्ट भी की, उस वजह से आप देखोगे कि इनकी टीम अब ज्यादा एक्सपोज लगती है, क्या कहते हैं, बड़ी टीमों से मुकाबला करने के लिए, ना कि ये टीम बहुत ही ज्यादा मतलब डर के रहती है कि हम तो छोटे हैं, मतलब हम हमें कुछ नहीं कोई कर सकता। मतलब ये आप देखो मतलब ना, काफ़ी पाँच साढ़े फ्री खेलते हैं। मतलब इंडियन की एवरेज साइज से भी छोटे होते हैं इनके प्लेयर, और तब भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। और थोड़ा इनका विनिंग गोलकीपर ही ज्यादा बड़ा नहीं है मेंटालिटी भी भाई। देख रहे हैं। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो वो एग्जैक्टली आया मेरे सामने आंकड़ा। क्वालिफायर्स में 24 गोल इन्होंने मारे हैं और एक भी कंसीड नहीं किया है। तो मतलब डिसिप्लिन भी हाँ, दिखा रहा है कहीं ना कहीं, और मेंटेलिटी दिखा रहा है कि हम जाएंगे तो जीत के लिए जाएंगे, मतलब गोल करने के लिए जाते हैं। तो ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, मतलब अगर आप देखेंगे आगे आने वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि वर्ल्ड कप में नो डाउट जापान एक अच्छी टीम बन के आने वाली है। अच्छा, जैसे फाइनल सवाल पूछते फिर खत्म कर देंगे। हम्म। कैसे क्या लगता है, नीदरलैंड, टुनीशिया और स्वीडन में से ये टीम कैसे निकलेगी, मतलब क्या निकल भी पाएगी या नहीं निकल पाएगी, क्योंकि स्वीडन भी एक बहुत ही अच्छी टीम है, जहां से अलेक्जेंडर इजाक, विक्टर ग्योकरेस और ग्राहम पॉटर जैसा मैनेजर, जिसने चेल्सी को भी मैनेज किया हुआ है, वो खेलता है। नीदरलैंड के कोच रोनाल्ड कुमान, नीदरलैंड तो बैक फाइव के साथ खेलते हैं, उनके तो डिफेंस ही इतनी स्ट्रांग है कि नीदरलैंड की बात करो तो डिफेंस के लिए जानी जाती है। तो मतलब उस ग्रुप से कैसे, या तो निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, और निकलेगी तो कैसे निकल सकती है, क्या लगता है? एक चीज़ तो भाई वो है ना, जो तुमने शुरुआत में ही बात की कि यार फिजिकलिटी थोड़ा-सा इनको परेशान कर सकती है, और वो ग्रुप के अंदर ही मसला-मसाइल हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ शायद ये भी रहेगी कि जापान के ऊपर भी प्रेशर रहेगा अच्छी परफ़ॉर्मेंस का। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। आप तो मतलब उस लेवल के भी फुटबॉल आपने मतलब आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं तो आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन तो भाई ये देती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ ज़रूर है जो तुम कह भी रहे हो कि नीदरलैंड की बात करें चाहे स्वीडन की बात करें भाई, टीमें तो यार बड़ी हैं दोनों। लेकिन मुझे पता नहीं लगता है पर्सनली कि ये टीम हम्म। अच्छा करती हुई तो आपको दिखाई देगी इस टूर्नामेंट में। कितना अच्छा करेगी वो अब परफॉर्मेंस के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं इस टीम से। ऐसा नहीं कह सकते कि ये खाली बस आएँगे, एक मैच खेलेंगे, हारेंगे, दूसरा खेलेंगे, फिर हार जाएँगे, तीसरा खेल के हार के घर चले जाएँगे। मतलब मज़ा आएगा इनका गेम देखने में, और जैसा इनका गेम मतलब रहता भी है ना, जिस तरह से क्वालीफायर्स खेल के आए हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बड़े स्टेज पे भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करें, जो आप क्वालीफायर्स में कर रहे हैं और जो आपके प्लेयर्स जो हैं बाकी क्लब्स के लिए खेलते हुए करते हैं। तो बस वही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ जापान से। जी हाँ, इसी के साथ खत्म करते हैं, और बाकी एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएगी, जैसा भी हो आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं। और जो भी छोटी टीमें, बड़ी टीमें, सबका आपको मतलब चैनल पे लिंक प्रोवाइडेड है, वीडियो प्रोवाइडेड है, आप जाके देख सकते हो, और अपनी आप किस टीम को सपोर्ट करें ये भी बता सकते हो।